हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का? +1 में एडमिशन लेने पर स्वागत है। आपने आज तक जो 10th क्लास तक जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म चल रहा था, कॉमन वे चल रहा था, रास्ता, उसमें से आपने कॉमर्स को चुना। अब हम आपको कॉमर्स पढ़ाएंगे, जिसमें हमारा एक विषय है अकाउंटेंसी। उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जो एक कॉमन सभी के लिए बनाया था कि 10th में जो बच्चे डरते हैं कि मैं कॉमर्स नहीं लूंगा, उनके डर जो है वो क्या थे। मैं चाहूंगा कि आप उस वीडियो को जरूर देखें। मैं अब इस लेक्चर में सीधा ही आपको अकाउंटेंसी पढ़ाने का प्रयास करूंगा। मैं हीरो सिंह रावत, लेक्चरर इन कॉमर्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सात रोड, खुर्द, हिसार। लॉकडाउन में बच्चों को घर से ही पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। आशा करता हूं कि कोई भी विद्यार्थी, चाहे वो हमारे विद्यालय का हो या किसी अन्य विद्यालय का, इससे लाभान्वित होगा। तो लीजिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। हमारा पहला टॉपिक है अकाउंटेंसी, लेखांकन। मैंने एक बात पहले भी कही थी कि हम ज्यादातर चीजों को दोनों ही लैंग्वेज में समझाते हैं, हिंदी में भी, इंग्लिश में। आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे किसी भी तरह से लिखे, चाहे इंग्लिश में लिखे, चाहे हिंदी में, चाहे दोनों को मिक्स करके लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, लेखांकन क्या होता है? क्योंकि आपने आज तक कभी कॉमर्स पढ़ी नहीं है, इसलिए हम इसको शुरुआत करते एक कॉमन प्लेटफॉर्म से। देखिए बच्चों, जैसे एक मानव सभ्यता ने विकास किया, शुरू में तो वो सारी चीजें खुद ही पैदा करते थे अपने लिए। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जरूरतें बढ़ती गई, तो हमने एक्सचेंज सिस्टम चालू कर दिया। एक्सचेंज समझते हैं? एक वस्तु दे दी और एक वस्तु ले ली। मेरे पास चाय पत्ती है, मैंने चाय पत्ती दे दी। मेरे पास चावल नहीं है, मैंने उनसे चावल ले लिया। फिर मैंने दूसरे को चाय पत्ती दी, उससे चीनी ले ली। तीसरे को चाय पत्ती दी, और इस तरह, यानी जो मेरे पास उपलब्ध है वो मैंने दूसरों को दे दिया, और जो दूसरों के पास उपलब्ध है वो मैंने ले लिया। इसका नाम था बार्टर सिस्टम। BARTER, बार्टर, बार्टर सिस्टम कहते थे इसको। तो उस वक्त भी क्या था कि आपस में वस्तुओं का एक्सचेंज करके, एक दे दी एक ले ली, इस प्रकार से काम चलता था। ओके। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, अब हर व्यक्ति के पास हर चीज नहीं है। मैंने एक को कहा, भाई साहब मैं आपको चाय पत्ती दे सकता हूं, आप मुझे ना एक जोड़ी जूते दे दो। वो कहते हैं जूते मेरे पास हैं, पर मेरे पास चाय तो कोई और दे गया, आप तो मुझे ना हल्दी दे दीजिए। मैंने कहा वो तो मेरे पास नहीं है। तो देखो कितनी बड़ी समस्या आती है। जो मेरे पास है वो मैं देने को तैयार हूं, लेकिन जो मेरे पास नहीं है वो कहता है मुझे नहीं चाहिए चाय पत्ती, मुझे तो हल्दी चाहिए। तो हल्दी के लिए किसी के पास जाओ, उसको पत्ती दो, फिर उससे हल्दी लो, फिर ऐसे करो। ये तो बड़ा टेढ़ा काम हो जाता है। नहीं नहीं लग रहा आपको? कुछ बच्चे तो हंस भी रहे होंगे कि सर ये क्या करवा रहे। हाँ बेटा, तो यही सिस्टम था शुरू में। लेकिन जैसे जैसे हमारे आर्थिक जगत ने विकास किया है, मानव जाति ने, मानव सभ्यता ने विकास किया है, तो हमें चीजों को व्यापार करने की जरूरत पड़ेगी। और व्यापार में एक कॉमन चीज आपने देखी होगी, मुद्रा, मनी। रुपया कह लो, भारत में तो वैसे रुपया नहीं कहते, लेकिन चलो रुपया कह सकते हो समझने के लिए, कि मुद्रा, हर देश की जो मनी होता है, करेंसी जिसको बोलते हैं। तो करेंसी का विकास हुआ, और इस करेंसी के द्वारा ही वस्तुओं का लेन देन होता है। अब क्या है, जैसे मैं अध्यापक हूं, तो मेरा काम सिर्फ पढ़ाना है। जो मुझे सैलरी मिलती है, पैसे में मिलती है, मुद्रा में मिलती है, उस मुद्रा से मैं कूलर भी खरीद सकता हूँ, ऐशो आराम की चीजें भी खरीद सकता हूँ, आवश्यक काम भी कर सकता हूँ, है कि नहीं? तो यानी एक मुद्रा सबको चाहिए, करेंसी सबको चाहिए, और उस करेंसी के लिए हम मेहनत करते हैं। तो बच्चे क्या हुआ कि जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा, तो ऐसे ऐसे हमें जरूरत पड़ने लगी, हमें याद नहीं रहती सारी चीजें। किससे माल खरीदा, कितने का खरीदा, कितने का बेच दिया, किससे पैसे ले लिए, कौन कब दे गया, याद ही नहीं रहता इतनी चीजें।
तो हमने उसको लिखना शुरू कर दिया। अब कल्पना करते हैं मेरे पास एक बुक है, या बुक छोड़ो, कुछ पेजेस हैं, मैंने रमेश को पैसे दिए, मैंने लिख दिया रमेश को पैसे दिए, ओके। फिर मैंने कहीं अलमारी में रख दिया। फिर सुरेश को दिया तो मैंने सुरेश लिख के किसी जगह जहां रख दिए, कहीं और रख दिया। फिर एक दिन रमेश आया, फिर मैंने एक नए पेज पे लिखा रमेश ने कुछ पैसे, मैं रमेश को और मैंने पैसे दिए, मैंने वो कहीं और रख दिए। बाद में मुझे ये कैसे पता चलेगा मैंने रमेश को कितनी बार दे दिए? नहीं चलेगा। अगर मैं एक बुक में भी लिख लूं, मान लेता हूं, चलो एक बुक मोटी सी रख लेते हैं, उसमें लिख दूं, तो भी बच्चे ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा खड़े पैर। जब वो रमेश आएगा कहेगा सर बताना आपने कितने पैसे दे दिए, तो मुझे ढूंढने में ही बड़ा टाइम लग जाएगा। तो यानी एक सिस्टम होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए, जब जो इंफॉर्मेशन चाहिए तुरंत मिल जाए। रमेश कहे मेरा हिसाब लो जी, सुरेश कहे मेरा हिसाब लो जी, तुरंत, क्योंकि समय की तो बड़ी कीमत है। कुछ समझ में आ रही है बात? तो क्या निकला, लेखांकन जो है, जो भी व्यवसाय में आर्थिक गतिविधियां होती हैं, पैसे के लेन देन होते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से लिख के रखना, जिससे उनसे हम एक तो समय पे जानकारी हासिल कर सके, और साथ के साथ ये भी देख सके कि मेरा व्यवसाय प्रगति कर रहा है कि नहीं कर रहा, प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही है, मुझे कुछ लाभ हो रहा है या कुछ नुकसान हो रहा है। लाभ हो रहा है तो और कैसे बढ़ाऊं, हानि हो रही है तो क्या करूं, बिजनेस बंद कर दूं, या हानि क्यों हो रही है उस कारण को ढूंढ के बंद करके और उसको सीधा चलाऊं। क्यों, है कि नहीं? तो तभी तो करोगे ना जब आपके पास कुछ आंकड़े होंगे, कुछ प्रॉपर सिस्टम से होगा। यही तो लेखांकन है। एक बात बताऊं, जिसे भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, अल्लाह, खुदा, जीसस, कुछ भी कह लो किसी नाम से, मुझे लगता है वो भी कहीं ना कहीं अकाउंट्स का विद्यार्थी रहा है। आप कहोगे सर ऐसे कैसे कह रहे हो? भाई मैंने एक लाइन सुनी है, जैसा कर्म करोगे वैसा क्या फल देगा भगवान। तो इसका मतलब है परमात्मा भी सारे रिकॉर्ड रखता रहता है और उसी के अकॉर्डिंग हमें फल देता है। यानी जैसे मैं कर्म करूंगा वैसे मुझे फल मिलेंगे। तो यानी परमात्मा भी हमारा हिसाब किताब लगता है कि नहीं? तो चलिए हम शुरू करते हैं कि अकाउंटेंसी क्या होती है। अब मैं आपको परिभाषा सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। परिभाषा क्या होती है? बच्चों शुरू में ना हमें थोड़ा थोड़ा हर चीज को गौर से समझना पड़ेगा, क्योंकि बाद में फिर ये बातें नहीं बताई जा सकती। परिभाषा क्या होती है, जिसको डेफिनेशन कहते हैं इंग्लिश में। किसी के कहे हुए कथन, किसी बड़े विद्वान के या कोई बड़ी संस्था है इस मामले में, तो उनके कहे हुए कथन हूबहू अपनी तरफ से प्लस माइनस करके नहीं, हूबहू यूं के यूं कह देना परिभाषा होता है। फिर समझे? किसी विद्वान के द्वारा, किसी बड़ी संस्थाओं के द्वारा कहे हुए कथन को, जो उन्होंने कहा है किसी विषय में, उसको यूं का यूं प्रकट करना, उसे परिभाषा कहते हैं। अब देखिए, एक R.N. एंथनी है, उन्होंने क्या कहा है, इसमें आप एक कॉमा, R.N. एंथनी के अनुसार कॉमा लगता है, और उसके बाद इनवर्टेड कॉमास बिगिन, यानी इनवर्टेड कॉमास शुरू कर दिए जाते हैं। तो ये दोनों चीजें हैं, ये शुरू करते हैं, और अगर ये शुरू हुआ है तो कभी ना कभी एंड भी होगा। कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं, शुरुआत तो कर देते हैं, उसे क्लोज करना भूल जाते हैं। इसलिए क्लोज करना जरूरी कि यहां से लेके यहां तक उनके अपने कथन है। अब देखिए क्या है कथन, इसमें लिखा है प्राय प्रत्येक व्यावसायिक इकाई में ज्यादातर हर बिजनेस यूनिट में, वो बिजनेस यूनिट छोटी भी हो सकती है, बहुत बड़ी भी हो सकती है ना? जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, कितनी बड़ी है कि नहीं? तो उनमें भी हो सकता है। तो प्रत्येक व्यवसायिक इकाई में एक लेखा विधि पद्धति होती है, एक लेखा, एक लिखने की पद्धति होती है, सिस्टम होता है, यानी उनका एक सिस्टम है लिखने का। लेखा विधि पद्धति जो अकाउंटिंग सिस्टम है, व्यवसाय में संबंधित सूचनाओं को, फिर से पढ़ें, संबंधित सूचनाओं को
संबंधित सूचना, ये संबंधित क्या कह दिया भाई? लेखा विधि पद्धति में संबंधित सूचनाओं को वो सूचनाएं जो हमसे संबंधित हो। मेरे इस पड़ोसी ने उस पड़ोसी को 4,000 रुपए दिए हैं, बताइए मैं लिखूं कि ना लिखूं? आप हंस रहे होंगे कि सर हम क्यों लिखेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। अगर मैं ऐसे लिखने लग जाऊं तो फिर पागल में मुझ में फर्क क्या रह गया? कोई भी किसी को पैसे दे रहा है, कोई किसी से माल ले रहा है, मैं सारा लिखता रहूं? नहीं भाई, अगर मुझसे संबंधित है, संबंधित कैसे? ये पड़ोसी मुझे पैसे दे दे और मैं ये पैसे उस पड़ोसी को दे दूं। यानी जैसे कि इस पड़ोसी ने मुझसे मांगे, मैंने कहा सॉरी मेरे पास नहीं, कहता सर कहीं से करो नहीं, आपका तो नाम है, रुतबा है। मैं उसके पास चला गया, मैंने कहा भाई साहब देना थोड़ा पैसे, मुझे पड़ोसी को देना। उसने कहा सर मैं आपको जानता हूँ, ओके कोई बात नहीं आप दो ना। उन्होंने मुझे पैसे दिए, मैंने आगे दे दिए। अब मुझे दोनों लिखने पड़ेंगे। क्यों लिखने पड़ेंगे? क्योंकि मुझे उसका हिसाब करना है, उससे हिसाब लेना है कि नहीं बेटा? तो संबंधित का मतलब समझे, जो हमारे बिजनेस से कहीं ना कहीं उसका रिलेशन हो। हर सूचना नहीं। अरे आपका बैंक में खाता होगा, मेरे ख्याल से पक्का पाएगा। आपका नहीं तो आपके पेरेंट्स का तो है ही है। तो बेटे जितने लोग बैंक में पैसे जमा करा रहे हैं, निकाल रहे हैं, वो आप लिखते हो? लेकिन जब भी आप पैसे जमा कराते हैं उस पर गौर करते हैं, जब भी निकालते हैं उस पर गौर करते हैं, है ना? जो आपसे संबंधित सूचना है। तो संबंधित सूचनाओं को मौद्रिक रूप में एकत्रित करना, मौद्रिक रूप में, इन मॉनेटरी फॉर्म, ये मौद्रिक मुद्रा के रूप में, यानी सूचनाओं को इकट्ठा करना है लेकिन मुद्रा में करना है। ये मुद्रा में क्या फंडा है बच्चे? हमारे पास 4 भैंस है, तो अकाउंट्स में हम 4 भैंस नहीं लिखते, 4 बुफेलोज, नो। वो भैंस को पैसे में कन्वर्ट कर देते हैं। भाई एक भैंस कितने की है? मान लीजिए एक 1,00,000 की है, दूसरी भी 2 लाख, 1,00,000 की है, 2 लाख की, और 2 भैंसे 50-50 हजार की हैं। तो भाई चारों भैंसे 3 ही लाख की तो हुई। तो हम 4 बुफेलोज चाहे ब्रैकेट में लिख ले, लेकिन लिखेंगे जो अमाउंट का मामला है अकाउंट्स में तो मुद्रा में लिखते हैं। 3 लाख रुपए की भैंस है, ना कि 4 भैंस है। नहीं क्लियर हो गया होगा कि जो भी चीज है ना उसको पैसे में कन्वर्ट करके लिखना है, और जिसको पैसे में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते उसको लिख ही नहीं सकते। बाहर गेट पर कोई भूखा प्यासा व्यक्ति आया, उसको हमने कुछ खाना खिला दिया, वो हम नहीं लिख सकते, ठीक है ना? ये नहीं लिख सकते ये चीजें। किसी अंधे आदमी का हाथ पकड़ के सड़क पार करा दी, कितना अच्छा काम है कि नहीं? लेकिन इसे भी नहीं लिख सकते। हाँ, मैंने अंधे को 100 रुपए दे दिए, वो लिख सकता हूं कि भाई मैंने दान दिया है, वो कर सकता हूं। लेकिन इस तरह के काम जो मुद्रा में कन्वर्ट नहीं हो सकते वो नहीं होंगे। तो देखिए अकाउंट्स में ये है, तो मौद्रिक रूप में एकत्रित करने, सारांश बनाने। सारांश क्या होता है? आप सबने फिल्म तो जरूर देखी होगी, 100% दावे के साथ कह सकता हूं कम से कम जीवन में एक फिल्म तो देखी ही होगी। फालतू तो मैं पूछ ही नहीं रहा, कईयों के तो रिकॉर्ड भी जबरदस्त पाएंगे, है कि नहीं? कोई तो कह रहा होगा सर मैं इससे पहले भी अभी फिल्म ही देख रहा था। तो सारांश बनाने 3 घंटे की फिल्म, और कोई आपसे पूछे बता ना फिल्म में क्या था, तो आप भी उसे 3 घंटे में बताओगे क्या? आप तो उसको 15 से 20 मिनट में सारी स्टोरी बता दोगे, सब मेन बातें, ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ। यही तो सारांश है। अभी मैं कितना लंबा चौड़ा करके बता रहा हूं, कुछ बच्चे बोर भी हो रहे होंगे, कहते सर बहुत घुमा रहे हैं, लेकिन लास्ट में सारांश छोटा सा आ जाता है। तो ये है सारांश। तो सारांश बनाएंगे, समराइज करेंगे, विश्लेषण करने, विश्लेषण हम आगे करेंगे। विश्लेषण होता है किसी बात को, डेटा को, जो हमारे पास आंकड़े हैं उससे निष्कर्ष निकालना, उससे निष्कर्ष निकालना ये क्या है, कैसे रहेगा। तो ये आपका विश्लेषण करना होता है। और जानकारी देने का साधन है, इंफॉर्मेशन देने का भी है, क्योंकि एक बिजनेस में मात्र मालिक सोचे कि ये मैं इसके आंकड़ों को देखूं, गलत। कर्मचारी भी तो देखता है। जब कर्मचारी कहता है मालिक काफी प्रॉफिट हो रहा है, थोड़ा मुझे बोनस दे दीजिए, कुछ मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, अब कोई कर्मचारी कह सकता है मालिक तनख्वाह बढ़ा दो मेरी,
नहीं कह सकता ना, आज तो नौकरियों के लाले पड़ रहे होंगे। ऐसी कंडीशन में कोई कर्मचारी मालिक को नहीं छेड़ेगा। सही कह रहा हूं ना? तो बेटे इनसे जानकारी भी दी जाती है। सिर्फ सरकार भी तो इससे देती है, मतलब सिर्फ एक मालिक नहीं, कर्मचारी हो गए, सरकार होगी, समाज भी देखता है ना? इनकम टैक्स वाले भी देखते हैं, किसी ने लोन दिया वो भी तो देखता है। जिसने लोन दिया वो ये देखता है कहीं डूब तो नहीं जाएगा, डूब गया तो मेरा पैसा मर जाएगा, तो वो भी तो कैसे ध्यान रखता है कि नहीं बच्चे? तो इस तरीके से चलता है। ठीक है, तो कहता है जी विश्लेषण करने जानकारी देने का साधन है। समझ में आई बेटे? इसी को इंग्लिश में बता रहा हूं मैं, कोई जरूरी नहीं है आप इसे इंग्लिश में याद करें, लेकिन अगर कुछ बच्चे करना चाहे तो बहुत अच्छी बात है। नियरली एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेस, हर बिजनेस जो उपक्रम है, संस्था है, हैज अकाउंटिंग सिस्टम, उसका अकाउंटिंग का सिस्टम है, लिखने का तरीका है। एंड इट इज ए मीन्स ऑफ कलेक्शन, ये किसका साधन है? कलेक्ट करना डाटा, समराइज, वो जो फिल्म की कहानी बताई उसको समराइज कर देना। जब रमेश मेरे पास आएगा, कहेगा राउत साहब मेरा हिसाब किताब बताओ ना, तो मैं ये थोड़ा कहूंगा इतनी तारीख को इतने पैसे ले गया था, इतने का माल ले गया था, इतने का दे गया था, इतना वापस दे गया था, ये इतना थोड़ा। वो कहेगा सर क्यों रामायण सुना रहे? आप सीधा जवाब दो ना लास्ट में क्या है। तो मैं कहूंगा भाई आपने मुझे इतने रुपए देने, बोला फिर ठीक है। लेकिन अगर सर डाउट हो तब कह सकता है सर मैं खाते पूरे देखना चाहता हूं, देख सकता है। नहीं तो कई बार तो कहते हैं सर आप मुझे ये बता दो लास्ट में क्या है, तो समराइज करना। एनालाइजिंग, अभी बताया ना, विश्लेषण करना कि ये ठीक है या गलत है, हर स्थिति अच्छी गति पूरी। एंड रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स, और उसको सारे को रिपोर्ट यानी लिखना जो है मॉनेटरी टर्म में करना है, पैसे में लिखना है, मुद्रा में। ये नहीं कि वो 4 भैंस लिखनी है। इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, जो भी बिजनेस से संबंधित सूचनाएं हैं उनको मुद्रा में लिखना है। ठीक है, अभी हमने जो एक परिभाषा पढ़ी, एक और परिभाषा हम पढ़ेंगे। कमेटी ऑन टर्मिनोलॉजी ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स यूएसए के अनुसार, जो एक कमेटी बनी हुई है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। भारत में चार्टेड अकाउंटेंट जो बनते हैं वो ICAI द्वारा बनते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ऐसे ही अमेरिका में इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, उसने एक परिभाषा दी है, लेखांकन उन व्यवहारों एवं घटनाओं को, यानी व्यवहार, कोई बिजनेस का कोई ट्रांजैक्शन करा और घटनाओं को मुद्रा के रूप में संबंध में लिपिबद्ध करने, यानी लिपिबद्ध ना लिखना, श्रेणीबद्ध करने, उनकी क्लास बनाना, अलग अलग करना, संक्षिप्तीकरण समरी बनाना, तथा उनके परिणामों की व्याख्या करने की कला है। ये कला है उस चीज की जो कम से कम आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति के हैं, कि वो वित्तीय प्रकृति के हो, फाइनेंशियल नेचर के हो। इसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। तो ये भी उन्हीं बातों पर जोर दे रहा है जो बातें पीछे RN एंथनी की परिभाषा में। ठीक है, तो आगे चले बच्चों, हमने 2 परिभाषाएं कर ली। अब हम इसकी विशेषताएं बताते हैं, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन की विशेषताएं। पहले विशेषता समझते हैं, विशेषता फीचर किसको कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह देते हैं इसको, विशेषताएं। मैं कहूं मेरे 2 कान हैं, ये मेरी विशेषता है। अरे वो पीछे वाला बच्चा हंस रहा है, हंसना ही था भाई, क्योंकि 2 कान तो आपके भी हैं, है कि नहीं? मेरे बाल हैं, अमूमन ज्यादातर लोगों के होते हैं, लगभग 2 हाथ हैं, ये कोई अलग विशेषता नहीं। लेकिन अगर मेरे 5 की जगह एक छठी उंगली भी हो, कईयों के होती है ना, एक एक्स्ट्रा, ये उसकी विशेषता है।
अब ये काम आती है या दिक्कत करती है वो बात की बात है, पर बात है और लोगों से अलग है ये बात। दो आंखें विशेषता है नहीं, सभी इंसानों के दो पैर नहीं, लेकिन जैसे मैंने बताया किसी की 6 उंगली हो या किसी के 1 उंगली ना ही हो, तो ये विशेषता होती है। एक और उदाहरण लेता हूं। एक व्यक्ति है, रात को शराब पी लेता है, शराब पीने के बाद दंगा बहुत करता है, झगड़ा, गली में भी झगड़ा करता है। जब सुबह उसका नशा उतर जाता है, उसके बाद वो बड़ा दानी आदमी, गरीब लोगों की बड़ी मदद करता है, हर एक के काम आता है, काम का एक्सपर्ट है। इसकी विशेषताएं क्या है? जो भी आम लोगों से अलग है वो विशेषता है। एक बात बताऊं, विशेषता माने अच्छी बात नहीं है ना ही बुरा। विशेषता का मतलब है विशेष है, जो आम लोगों में नहीं है। हर आदमी नशा नहीं करता, हर आदमी झगड़ा नहीं करता, हर आदमी दानी नहीं होता, हर आदमी सबके काम नहीं आता। ये उसकी विशेषताएं हैं। तो विशेषताएं क्या होती है बच्चों? जो आपने परिभाषाएं पढ़ी, जो उसका अर्थ समझा, उसके अनुसार उसकी खास बातें निकाल लेना, उन्हीं को विशेष कहते हैं, विशेषताएं कहते हैं। और बताऊं, विशेषताओं के बाद में 2 पार्ट कर देंगे। जो अच्छी बातें होंगी वो उसके गुण हो जाएंगे, मेरिट कहलाएंगी, और जो उसमें बुरी बातें होंगी वो अवगुण कहलाएंगे, डीमेरिट कहलाएंगी। तो देखा जाए तो कहां से शुरू हुआ? आपको यदि अर्थ और परिभाषा आती है, बल्कि मैं कहूं परिभाषा आती है, तो आप परिभाषा से अर्थ भी बना सकते हो अपने शब्दों में, और परिभाषा से विशेषताएं भी निकाल सकते हो, और परिभाषाओं से मेरिट भी निकाल सकते हो, परिभाषाओं से डीमेरिट भी, हानियां भी, उसकी कमियां भी निकाल सकते हो। तो इसका मतलब है आपको परिभाषा पर विशेष जोर देना पड़ेगा। तभी तो मैंने आपको 2 परिभाषा ही करवाई थी। चलिए करते। विशेषता देखिए क्या है इसमें? रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। जो वित्तीय प्रकृति की ट्रांजैक्शंस होती है। ट्रांजैक्शन क्या होता है? ये आपके लिए नया शब्द है बच्चों। आपको बहुत सारे शब्द धीरे धीरे सिखाएंगे। मैंने आपसे कहा था ना कि आप नर्सरी में एडमिशन ले रहे हैं, तो नर्सरी वाले बच्चे को तो सब कुछ सिखाना है, इसलिए हर शब्द को धीरे धीरे जो भी आते रहेंगे मैं धीरे धीरे समझाता रहूंगा। ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है सौदा। सौदा का मतलब है कुछ लेना या देना, कुछ तो करा, पैसा दिया, पैसा लिया, माल दिया, माल लिया, माल वापस किया, कुछ तो किया, तो कोई ट्रांजैक्शन से कहता है जी। ट्रांजैक्शंस में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, केवल उन्हीं बातों का जिक्र होता है अकाउंट्स में जो वित्तीय होती है, जिसमें पैसे का लेन देन होता है, यानी जिसको आप पैसे में नाप सकते हो। मैंने बताया था ना कि जैसे फैक्ट्री में एक अच्छा मैनेजर था, वो चला गया, नुकसान है। कितने का नुकसान है नहीं बता सकते। एक अच्छा मैनेजर आ गया, बहुत बढ़िया मैनेजर, फायदा है। कितने का फायदा है नहीं बता सकते। तो इन चीजों को मैं अकाउंट्स में नहीं ले सकती। तो यह है बेटे कि इसमें केवल वित्तीय लेन देन होगा, यानी जो पैसे में किए जा सकते हैं, जो मुद्रा में किए जा सकते हैं, उन्हीं लेन देनों का जिक्र होगा। रिकॉर्डिंग लिखना होता है, मौखिक रूप से नहीं चलता, इसमें लिखना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करना। ये वर्गीकरण क्या होता है? जैसे एक स्कूल में हजारों बच्चे है कि नहीं, अब वो बच्चे, कोई पेरेंट्स आता है, मेरे बच्चे को ये टिफिन दे देना, और सपोज मान लीजिए रिसेस टाइम हो रहा है, कोई भी नहीं ढूंढ सकता बच्चों को, क्योंकि हजारों बच्चे आपस में पता नहीं कौन किधर, किसी को पता ही नहीं चलता किधर को घूम रहा है। लेकिन जैसे ही रिसेस खत्म होती है, सब बच्चे अपने अपने रूम में जाते हैं। 6th वाले 6th में, +1 वाले +1 वाले, +2 वाले +2 में, है कि नहीं? तो देखा, यही तो क्लासिफिकेशन है। तो इसी तरह से समराइज, ये वर्गीकरण करते हैं, अलग अलग बांट लेते हैं। मैंने याद कराया कि रमेश का अलग कर दिया, सुरेश का अलग कर दिया, हिसाब किताब इसी तरह। समराइजिंग, सारांश निकालना, निचोड़ कर देना कि क्या हुआ।
और लास्ट में है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, कि जो भी लिखना है पैसे में। ये कह रहा था वित्तीय होना चाहिए, लेकिन कहता लिखना भी पैसे में। जैसे कि मैंने बताया था 4 भैंस, तो 4 भैंस को आप पैसे में लिखोगे, भैंस नहीं लिखोगे। और इसके बाद है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, विश्लेषण और व्याख्या करना, उससे विश्लेषण करना, उन खातों से, उन आंकड़ों से विश्लेषण करना, क्या ठीक है क्या गलत है, हमारे लिए फायदेमंद है नुकसानदायक है, कैसे मैं लाभ बढ़ाऊं, कैसे हानि कम करूं, विश्लेषण करना और व्याख्या करना, इंटरप्रेट करना। ठीक है, ओके। मैं समझता हूं आप सबको आ गया होगा समझ में। फिर भी अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार और इस वीडियो को रोक के बैक करके देखिएगा, आपको अधिक लाभ होगा। और उसके बाद अगर आप कोई सी भी बुक से पढ़ेंगे तो आपको अत्यधिक फायदा होगा। थैंक यू, टेक केयर।